वो सब 21 को पता चल जाएगा कितना चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई मैं सीरियसली बोल पहले पाइथन आवे मेरा बोला नहीं पाइथन ना तो अगर पाइथन आवे उसमें भी ऑप्शन है ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी है, वही लेना पड़ेगा। वही लेना। और मुझे जहाँ तक लगता है वो एग्जाम का कुछ पार्ट नहीं होगा, वो बोले वीडियो सेशंस है उसके, मतलब वो सब सिर्फ देख लेने का। और मतलब सीएफपी में ऐसा होता है ऑलरेडी, देयर आर सम मॉड्यूल्स, वो सेल्फ स्टडी देख लेने के और फिर एक क्विज दे देने का, तो ओके हो तो फिर एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। कॉलेज तो बहुत सारे भी हैरान हो गए कॉलेज से, तो अभी हम लोग नहीं आ Okay, good afternoon all of you. So today we will be completing this risk and return portion. Okay. Last time हमने क्या देखा था? Last time we have seen कि जो total risk होता है, it is made up of two parts, unsystematic और systematic. और आप जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स या नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ाते हो, इफ यू होल्ड एनी वन शेयर, ओनली वन शेयर, तो दोनों टाइप के रिस्क लगेंगे, राइट? जैसे भी टीसीएस का सीईओ रिजाइन कर दिया एकदम से, राइट? तो अगर सिर्फ टीसीएस है अपने पास तो वो भी हमको इम्पैक्ट कर सकता है, बट अगर उसके बदले 30-25 शेयर्स हो, पोर्टफोलियो हो, तो इंडिविजुअल कंपनी का जो डेवलपमेंट है, न्यूज है, रिस्क फैक्टर्स है, वो हमको नहीं लगेंगे। इट विल नॉट अफेक्ट अस। सिर्फ पूरा जो इकोनॉमी वाइड फैक्टर्स होता है, स्लो डाउन आ गया, रिसेशन हो गया, वॉर हो गया, तो वही हमको इम्पैक्ट करेगा। सो इफ यू डाइवर्सिफाई, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क आपको लगेगा, ठीक है? और हमने क्या देखा था, ये सिस्टमैटिक रिस्क मेजर करने का जो टूल है, दैट इज कॉल्ड बीटा, राइट? कि आप सिस्टमैटिक रिस्क बीटा से मेजर कर सकते हो। बीटा मतलब सेंसिटिविटी टू मार्केट। अगर कोई शेयर का बीटा 1.2 है, इट मींस 10% मूवमेंट इन मार्केट विल लीड टू 12% मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। 1 से ज्यादा बीटा है तो वो एग्रेसिव है, 1 से कम है तो डिफेंसिव है। अच्छा, फिर थोड़ा वापस जाओ, हमने जो पहले देखा था कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट? एफिशिएंट फ्रंटियर होता है, रिस्क फ्री एसेट होता है, और जो टेंजेंट होता है पोर्टफोलियो, वो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो होता है, दैट इज ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, राइट? तो सब लोग दो ही चीज होल्ड करेंगे,
एक तो रिस्क फ्री एसेट और ये ऑप्टिमम रिस्क की पोर्टफोलियो, राइट। वेटेज अलग अलग होगा, जिसको कम रिस्क लेना है वो ज्यादा रिस्क फ्री और कम रिस्क की पोर्टफोलियो, जिसको ज्यादा रहना है वो राइट की तरफ जाएगा, राइट। बट दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा, तो इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुआ पोर्टफोलियो में, वो एक नई थियरी थी CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये सब जो हमने सीखा है कि ये होता है, फिर अनसिस्टमेटिक सिस्टमेटिक होता है, तो उसको ये आगे ले जा रहा है। बट CAPM में, मतलब CAPM को समझने के लिए यू नीड टू नो द अजम्पशंस। देखो CAPM के अजम्पशन दिए होंगे। The assumptions of CAPM are मॉड्यूल 2 है। F और G जो LOS है ना, LOS F और G जो है ना, उसमें पहले तो अलग अलग फिगर ड्रॉ किए हैं। एक एग्जांपल के बाद मिलेगा assumptions of the CAPM। तो assumptions एक बार पढ़ो, मैं समझाता हूँ। What are assumptions? तो सबसे पहले तो रिस्क अवर्जन, तो वो तो मैंने बताया है कि पूरा जो थियरी होता है फाइनेंस में, इट इज बेस्ड ऑन रिस्क अवर्जन। रिस्क अवर्जन मतलब बंदा एक्स्ट्रा रिस्क तभी लेगा जब उसको एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, राइट। फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स, राइट। तो मैंने लास्ट लेक्चर में यूटिलिटी भी बताया था कि यूटिलिटी मतलब काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज कि यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए। फिर नो टैक्सेस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो इम्पेडिमेंट्स, मतलब दिस इज जस्ट टू सिंप्लीफाई कि टैक्सेशन या ब्रोकरेज वो सब कॉस्ट कुछ लगता नहीं है। फिर वन पीरियड होराइजन, मतलब सभी लोग एक पीरियड के लिए प्लानिंग करेंगे, सपोज एक साल के व्हाटएवर, ठीक है।
अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट वो जो नाम लिखा है ना, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन. ओके, all investors have the same expectation for assets, expected returns, standard deviations and correlation between assets. इसका बहुत भारी मतलब निकलेगा, वो मैं अभी समझाऊंगा. डिविजिबल एसेट्स मतलब एक शेयर, 1.5 शेयर, 1.25 शेयर, ऐसा भी पॉसिबल है. ठीक है. और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स मतलब मार्केट्स आर वेल फंक्शनिंग, बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, कोई प्राइस मैनिपुलेशन है ऐसा कुछ नहीं हो सकता. तो बाकी तो सब रीजनेबल है, लेकिन जो सबसे कड़क अजम्पशन है और इम्प्रैक्टिकल भी है वो ये है होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन. अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, देखो ये ऑप्टिमम रिस्क की पोर्टफोलियो है बराबर. हमने क्या देखा था कि अगर दो एसेट्स भी है ए और बी, तो हमें क्या क्या चाहिए? ERA ERB चाहिए, मतलब रिटर्न चाहिए, फिर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए बराबर, और दोनों के बीच का कोवेरियंस या कोरिलेशन चाहिए बराबर. और ये तो दो ही एसेट्स हैं. अगर n एसेट्स है n, तो यू नीड n रिटर्न्स, यू नीड n स्टैंडर्ड डेविएशंस और NC2 मतलब n(n-1/2) कोवेरियंस या कोरिलेशन चाहिए. अगर इतना आपके पास है तो ही ये फ्रंटियर बना सकते हो. कंप्यूटर में इनपुट फीड करना पड़ेगा ना, तो कंप्यूटर में इनपुट क्या चाहिए? ये सब चाहिए. तो CAPM ऐसा बोल रहा है कि सपोज क्लासरूम में हम जितने भी बैठे हैं ना, हम सबके लिए हम जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं वो स्टॉक्स सेम है, विच इज करेक्ट. कि जहां मैं पैसा डाल सकता हूँ वहां आप भी डाल सकते हो, जो आप डाल सकते हो वहां मैं भी डाल सकता हूँ, तो दैट इज फाइन. बट वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है. तो सपोज रिलायंस है, तो रिलायंस का बैलेंस शीट, P&L सब मेरे पास पड़ा है, आपके पास भी पड़ा है. तो मेरा जो एस्टिमेट होगा कि रिलायंस का रिटर्न कितना, रिलायंस का रिस्क कितना, और मान लो रिलायंस और इंफोसिस के बीच का कोरिलेशन कितना, तो जो मेरा एस्टिमेट है वही आपका एस्टिमेट होगा. बिकॉज वी आर सेइंग कि सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है, एंड वी आर सेइंग ऑल आर इक्वली इंटेलिजेंट और इक्वली डम, राइट. तो सेम इंफॉर्मेशन मतलब सेम इनपुट डेटा. अच्छा, अगर हम सबके पास ये इनपुट डेटा सेम है, मतलब कंप्यूटर में ये रिस्की पोर्टफोलियो, ये फ्रंटियर बनाने के लिए जो इनपुट करेंगे वो हम सब सेम ही करेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरीवन विल हैव द सेम एफिशिएंट फ्रंटियर. सबका एफिशिएंट फ्रंटियर सेम आया. अच्छा, सबके लिए रिस्क फ्री एसेट तो सेम ही होता है, सबके लिए रिस्क फ्री एसेट तो सेम ही होता है. तो दैट मींस ये जो पोर्टफोलियो है रिस्की ऑप्टिमम, वो भी सबके लिए सेम होगा, राइट. तो कुल मिला के जो CAPM का अजम्पशन है उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि CAPM अजम्पशंस को अगर मान ले तो एवरी इन्वेस्टर होल्ड्स द सेम portfolio. Okay, and if everyone is holding the same portfolio, so by definition that portfolio is called the market portfolio, right. अगर हम सब एक ही पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं तो फिर वो पूरा पोर्टफोलियो मार्केट ही हो गया. तो इसीलिए आप फिगर देखोगे ना, तो ये जो ऑप्टिमम रिस्क की पोर्टफोलियो ना उसको मार्केट बोलते हैं, दिस इज मार्केट. और इसीलिए ये जो लाइन थी ना उसको पता है मैंने नाम दिया था CAL, कैपिटल एलोकेशन लाइन. लेकिन इसमें अगर आप अजम्पशन मिला तो CAPM के, तो ये मार्केट पोर्टफोलियो हो गया. सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड CML, कैपिटल मार्केट लाइन. तो अगर CAPM के अजम्पशन सही है तो सभी लोग दो ही चीज होल्ड करेंगे, एक रिस्क फ्री एसेट
और एक मार्केट पोर्टफोलियो. ओके, और ये सेम एडवाइस वॉरेन बफे देते हैं कि फॉर एवरेज इन्वेस्टर he should do only one thing. He should have a money market mutual fund account which is like risk free, and he should buy S&P 500 ETF. S&P 500 ETF या कोई भी इंडेक्स का ETF खरीदते हो तो मतलब वही हुआ, you are buying the market. So even portfolio theory tells us CAPM ये दो ही चीज होल्ड करना ऑप्टिमम रहेगा. खाली वो वेटेज में फर्क पड़े, वेटेज का फर्क हो सकता है, राइट, वेटेज का फर्क हो सकता है. ठीक है, और ये मतलब दिस इज व्हाट यू शुड नो. फिर मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली कि आपका ये सब अगर सही है तो एवरीवन इज होल्डिंग मार्केट पोर्टफोलियो, तो रिस्क भी कौन सा देखने का, सिर्फ सिस्टमैटिक ही, क्योंकि सबके पास पोर्टफोलियो बड़ा है ना. तो लोग रिटर्न में क्या देखेंगे, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री. क्योंकि सपोज कोई भी शेयर है, मैं उसको खरीदूं कि ना खरीदूं, तो मैं क्या देखूंगा, उसका रिटर्न कितना और रिस्क कितना. तो रिटर्न कितना, तो रिटर्न मतलब बेसिकली सपोज एफडी में 6% ऐसे ही मिल रहा है और वो स्टॉक मेरे को 11% दे रहा है, तो एक्स्ट्रा तो 5% ही हुआ ना. जो मैं रिस्क ले रहा हूं उसके कारण एक्स्ट्रा कितना, 5%. मतलब रिटर्न में क्या देखने का, ER माइनस RF, राइट. और रिस्क में क्या देखने का, बीटा. रिस्क में क्या देखने का, बीटा. अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूं उसे I, तो ERI माइनस RF ये रिटर्न है और बीटा I उसका रिस्क है. और अगर ये चीज हर एक स्टॉक पे लागू होती है तो पूरे मार्केट में भी लागू होती है. तो पूरे मार्केट के लिए ये क्या लिखूंगा, ERM माइनस RF, राइट. और मार्केट का बीटा क्या होता है, 1. मार्केट का बीटा क्या होता है, 1 बाय डेफिनेशन, राइट. तो दिस इज लाइक अ रेशियो कि 2 से 5 है तो 6 से 2 मतलब 6 into 5 by 2 हो गया 15. ऐसा रिलेशनशिप हुआ. इन अदर वर्ड्स 2 by 6 करूं कि 5 by 15 करूं, सेम ही चीज है. तो यहां पे भी अगर मैं सेम लिखूं कि ERI माइनस RF अपॉन ERM माइनस RF इज इक्वल टू बीटा I by 1, मतलब बीटा I हुआ, राइट. और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो आप, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो व्हाट यू विल एंड अप विद के ERI माइनस RF क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बीटा ERM माइनस RF और फिर ERI, RF को उस साइड ले लो, RF प्लस बीटा RM माइनस RF. सर इक्विटी में केनी फॉर्मूला आती, हाँ सेम थिंग, और मार्केट सेम रिस्क फ्री प्लस बीटा तो करेक्ट. ये जो इक्वेशन है कि कोई भी स्टॉक का रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, तो ये CAPM का फॉर्मूला है, इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. मतलब कोई भी स्टॉक कितना रिटर्न देना चाहिए वो अगर आपको करना है तो क्या पता होना चाहिए उसका बीटा. सपोज रिलायंस कितना रिटर्न देगा तो बोले रिलायंस का बीटा क्या है, पूरा मार्केट निफ्टी कितना रिटर्न देगा और रिस्क फ्री कितना चल रहा है. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए करा, ये कोई पूछेगा नहीं. यू आर जस्ट कंसर्न विद दिस एंड इक्वेशन. तो ये लिख लो और फिर सिंपल सा एग्जांपल दिया है वो कर लो. एजम्पशंस के पहले न्यूमेरिकल दिया था. मार्केट को रिस्क है इन्हें माइनस कर लेकिन रिस्क फ्री रेट मार्केट रिटर्न मार्केट को जो रिटर्न है इन्हें माइनस कर माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा.
ઓકે એટલે જેટલું પ્લસ છે ઇન્ડેક્સ સપોઝ મને લાગે કે આ વર્ષે નિફ્ટી વિલ ગિવ 10-11%, that is R. इंडिया में रिस्क भी अभी लगभग 7, that is R. અને જે બીટા છે અને બીટા તો માર્કેટ કોમ્પ્લેક્સ એટલે સ્ટોક નો બીટા હા આપણે કઈ વખતે ફોર્મ્યુલા નહીં હા 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 એનાથી સ્ટોક નો બીટા મળે છે. ઓકે અગર 11% હોય તો 1.1 બીટા 1.2 હોય તો ગ્રોથ મોડલમાં ખબર કે અને જી હા, કાઢતા હતા હા, બસ યાદ એ આવી. કે જ છે આ મોડલ બોલે ને કે જ છે રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ હા બસ એ રિક્વાયર્ડ રેટ ઓફ રિટર્ન એ કે છે એનો વિડિયો બી સરસ બતાવ્યો ऐसा कुछ मिले तो फॉरवर्ड कर देना, बताने का नहीं आता है. પ્રાઇવેટ प्राइवेट खुद बनाता है. स्टडी मटेरियल लिंक्स फॉरवर्ड कर देना. आप ध्यान रखें. મારો પોર્ટફોલિયો મોકલી દો किसी ने बोला था તમારા મંદિર સુધી જેવું હતું ક્યારે પૂછ્યું જુલાઈ તમારે $900 છે ને લગભગ બધું થઈને પહેલી વાર અરે 900 સમથિંગ એફઆરએમ માં બે અરે એ જ હું પહેલા લેવલ ની કરતો રજિસ્ટ્રેશન પ્લસ લેવલ 1 તો 900 થાય हमारा साढ़े 1200 उसमें स्टडी मटेरियल भी आता है ना $250 का $250 का स्टडी मटेरियल होता है तुम्हारा नहीं होता स्टडी मटेरियल नहीं होता रजिस्टर पे है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आपको तो नहीं आता स्टडी मटेरियल का नहीं आता हाँ ये तो खबर है अगर फिजिकल चाहिए तो उसका हाँ पता है वो पता है नहीं पर वो एफआरएम की बात पूछतो तो एफआरएम में શું છે સી वो इंफॉर्मेशन તમારે શું કરે રિઝલ્ટ નો રેટ 45 અને કેટલા સબ્જેક્ટ બસ 4 लेवल 1 में 4 કેટલા ટકા આવી एक तो हमारा पोर्टफोलियो नहीं पोर्टफोलियो एक बॉन्ड कौन नहीं पोर्टफोलियो कौन करा वैल्यू रिस्क मॉडल्स नहीं तो सॉरी फ्री मार्केट नहीं नोट हाँ इंस्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट फोर सिमिलर ज्यादा फर्क नहीं थियरी सेम ज्यादा फर्क नहीं आया सबका आंसर वेरी इजी राइट नोट में क्या लिखा है कि क्योंकि इसका बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा है राइट तो लॉस भी हो रहा है लॉस और रेट कमांड ऑनलाइन डन ओके राइट तो अभी आगे जाते हैं सी नाउ ये जो इक्वेशन है ना ये जो इक्वेशन है ई आर आई ई मतलब एक्सपेक्टेड होने वाला है राइट बट कई बार आपने उसको लिखते नहीं है तो आर आई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर ये जो इक्वेशन है ना उसको अगर
ग्राफ पे ड्रॉ करें, उसका फिगर ड्रॉ करें, राइट। देखो अब तक हमने जितने फिगर ड्रॉ किए थे ना, उसमें वर्टिकल एक्सिस वो रिटर्न था, isn't it? ये क्या होता था? स्टैंडर्ड डिविएशन, विच इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। उसके बदले अभी हम क्या करेंगे? नाउ हमारा रिस्क क्या है? बीटा। तो ये जो इक्वेशन है, रिटर्न के सामने बीटा, राइट। इस इक्वेशन में अगर बीटा 0 कर दूं तो क्या आएगा? आरएफ आएगा। तो जब बीटा 0 है तो रिटर्न कितना? आरएफ, विच मेक सेंस। बीटा 0 मतलब रिस्क 0, तो कितना मिलेगा? रिस्क फ्री। अच्छा, अगर बीटा 1 कर दूं, अगर बीटा 1 कर देता हूं तो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ, मतलब आरएम आया, isn't it? तो बीटा 1 है तो रिटर्न कितना? आरएम, बराबर। और ये दो पॉइंट को ज्वाइन करूं तो लाइन बन जाएगी, बराबर। तो ये जो सीएपीएम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए नाम है एसएमएल। उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी मार्केट लाइन। वो जो पूरा था वो सीएमएल था, कैपिटल मार्केट। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और ये लाइन क्या दिखाता है कि भाई बीटा जो है उसके सामने रिटर्न कितना आना चाहिए। बीटा अगर 1.3 है तो क्या रिटर्न आना चाहिए? 0.8 है तो क्या रिटर्न आना चाहिए? सो इट शोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये इसका ग्राफिकल आपका रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब ये लोग इसको यूज कैसे करते हैं? तो उसमें जो प्रैक्टिकल इसका यूज होता है वो ऐसा होता है कि सपोज देयर इज अ कंपनी से XYZ, बराबर, और उसपे उसका जो डेटा है वो ऐसा है कि उसका बीटा 1.3 है। उसका बीटा कितना है? 1.3। इंडिया में रिस्क फ्री रेट 7%, निफ्टी मार्केट रिटर्न सपोज 11%, बराबर। अच्छा, ये एक साइड है। फिर जो एनालिस्ट होते हैं, पता है ये सीएनबीसी पे आते रहते हैं, टारगेट देते हैं, है ना। तो सपोज ये जो शेयर है उसका भाव 60 रुपए है और एनालिस्ट भैया बोलते हैं कि दिस विल गो टू 69, दिस विल गो टू 69। सपोज होराइजन इज 1 ईयर, ओके, 60 विल बिकम 69। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हुआ? परसेंटेज चेंज 69 माइनस 60 अपॉन 60, isn't it? 9 अपॉन 60 इंटू 100, तो 15% हुआ। समझ में आ रहा है? एज पर एनालिस्ट, बेस्ड ऑन वॉट एवर एनालिसिस, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है, कोई चार्ट वाला जो टेक्निकल हो सकता है, या उसके फूफा ने बोला होगा, वॉट एवर। तो बट उसको लग रहा है कि रिटर्न 15% आएगा, राइट। सो नाउ व्हाट इज द बेंचमार्क? ये अगर मान लो मेरा प्रेडिक्शन सही निकला कि 15% मिला, बट इज इट इनफ? इज 15% इनफ? तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज CAPM as the benchmark. कि भाई CAPM के हिसाब से, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM क्या होगा? तो क्या RF प्लस बीटा RM माइनस RF, 4 into 1.3, 5.2 plus 7, 12.2%। समझ रहे हो?
मतलब CAPM बोल रहा है कि आपको 12.2% मिलना चाहिए, तुम्हें लगता है 15 मिलने वाला है, तो देन दिस इज अ गुड बाय, दिस इज अ गुड बाय। और ये जो डिफरेंस है ना कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस CAPM वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, हाँ, उसके लिए नाम है अल्फा, उसके लिए नाम क्या है? अल्फा, अल्फा या जेनसेंस अल्फा। ओके, तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आपको क्या करना चाहिए? बाय, यू शुड बाय द शेयर। और जो चीज बाय करनी होती है वो सस्ती होती है, तो वी से इट इज अंडर वैल्यू। और ये जो फिगर है, फिगर में अगर बीटा 1.3 है तो रिटर्न होना चाहिए 12.2, लेकिन मिलने वाला है 15, मतलब ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, मतलब इट प्लॉट्स अबाव SML। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ दिस मीन्स द सेम। और उल्टा अल्फा नेगेटिव है तो सेल करो, सेल मतलब ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू मतलब बिलो SML। और अगर ऐसा है कि ये भी 12.2 ये भी 12.2 तो फिर अल्फा इज 0, राइट? बाय सेल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, जो करना है वो करो, इट इज प्रॉपर्ली वैल्यूड, इट इज करेक्टली वैल्यूड। अलग-अलग हो सके इंडिविजुअल प्रमाण, हाँ, अलग मारो, यस यस यस। और इट विल प्लॉट ऑन द SML, इट विल प्लॉट ऑन द SML। और कभी कभी ये जो रिटर्न है ना 60 से 69, उसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि 60 का 68 होगा और ₹1 डिविडेंड मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना, तो भी अल्टीमेटली 15% ही आना है, राइट? तो ये जो मैंने समझाया, खास करके ये लिख लो, अल्फा का डेफिनेशन लिख लो, और फिर हमारी बुक में भी एक लंबा एग्जांपल दिया होगा, वो चालू करो। हाँ भाई, ये पीएम में ऐसा बेंचमार्क यूज कर रहा हूं। यस यस एग्जैक्टली। सर सीएमएल में एसएमएल में डिफरेंस, वी विल राइट डाउन द डिफरेंसेस डिटेल में। बेसिक बट CML तो क्या था, पुराना था कि रिस्क था, टोटल रिस्क, टोटल हां ये स्पेसिफिक बीटा, ये सिर्फ CAPM का विजुअलाइजेशन है। दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर CAPM, ऐसा। कोई पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉपर करते हैं ऐसे। એટલે આપણે बीटा जो यूज करिए तो वी हैव टू यूज सिस्टमैटिक रिस्क सर आइडेंटिफाइंग निश प्राइस, in identifying niche price securities। बत्ती कंडीशंस
रिटर्न निकलना आएगा ना, 25 से 27 हो रहा है और डिविडेंड 1 है, 27 plus 1 minus 3 का better. मतलब प्रॉफिट हुआ 27 में 25 2 प्लस 1 3, हाँ डिवाइड बाय 25, 28 minus 25. हाँ ऐसा नहीं, वही वही, you are making 3 on investment of 25, 12%. આઈ ગયું સર. है ना, પેલો વધારે આપે છે રિટર્ન. અંડર વેલ્યુ કહેવાય ને સર? અરે 15 છે આપણું 12 છે તો શું કહેવાય? બોલ આપણે આલ્ફા સારું કહેવાય ને? આલ્ફા નેગેટિવ હા સોરી બરાબર આલ્ફા નેગેટિવ. बाहर माइनस 15 करवाना, बाहर माइनस 15 करवाना अल्फा में. हाँ बराबर है. सपोज ए है तो उसमें हमें लगता है 12% मिलेगा, बट आर एफ प्लस बीटा आर एफ में आर एफ करते हो तो 15 आ रहा है, मतलब होना चाहिए 15, दे रहा है सिर्फ 12, तो अल्फा नेगेटिव, यू शुड सेल, इट इज ओवर वैल्यूड, इट प्लॉट्स बिलो द एसएमएल. ठीक है, बी में उल्टा और सी बराबर है. ऑनलाइन हो रहा है? ओके, क्लासरूम समझ में आ रहा है सबको? जाए आगे. अच्छा, तो अभी जैसे बात निकली थी कि भाई सीएमएल और एसएमएल, तो फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके दोनों के बीच के डिफरेंसेस हमको पता हो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं. तो जस्ट फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिख लेते हैं, स्कूल जैसा टेबल बना देते हैं, CML और SML, राइट. तो सबसे पहला फर्क जो है कि एक्स एक्सिस CML में स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब टोटल रिस्क, इजंट इट. जबकि SML में जो एक्स एक्सिस है वो बीटा है, मतलब ओनली सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है. दूसरी चीज वो सिमिलर है कि जो y इंटरसेप्ट है ना, मतलब जहां से लाइन चालू होती है, वो CML हो या SML हो, सेम ही चीज है. RF, दोनों जो फिगर है वो चालू कहां से होते हैं? रिस्क फ्री, RF से चालू होते हैं, उसका टेक्निकल नाम है इंटरसेप्ट. ओके,
देन थर्ड, जो CML होता है ना, कैपिटल मार्केट लाइन, उसका जो स्लोप है वो क्या है, ERM माइनस RF अपॉन सिग्मा M। ये हमने एक दो लेक्चर पहले देखा था कि रिटर्न माइनस रिस्क फ्री अपॉन स्टैंडर्ड रेशियो, so it is nothing but Sharpe ratio। ओके, तो याद रखो कि CML का जो रेशियो है वो शार्प रेशियो है, जबकि यहां पे क्या होगा कि इसका जो स्लोप है इट इज ओनली ERM माइनस RM। ओके, और फाइनेंस में अगर किसी भी रिटर्न में से RF निकाल दो, माइनस RF करो, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट एक्सेस रिटर्न, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, ये नाम है स्लोप का, बराबर। अच्छा, फोर्थ कि वो जो CML था ना, CML वो कैसे ड्रॉ करते थे, एफिशिएंट फ्रंटियर था, RF था, और यहां पे पोर्टफोलियो था, राइट। तो ये जो पोर्टफोलियो है ना वो कहां पे है, यहां पे है ना, ये क्या एफिशिएंट फ्रंटियर है, ये एफिशिएंट फ्रंटियर है। तो ये जो पोर्टफोलियो है वो भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, राइट। तो CML जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, ये सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए ही एप्लीकेबल है, जबकि SML जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। SML इज एप्लीकेबल फॉर एनी पोर्टफोलियो एज वेल एज सिंगल स्टॉक, इवन इंडिविजुअल सिंगल स्टॉक है, कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं, तो भी ये एप्लीकेबल है। ओके, तो कुल मिला के जो तुम्हारा SML है इट्स द जनरल मॉडल, जो सब जगह एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड अ जनरल मॉडल, whereas CML is just a special case, और ऐसा भी बोल सकते हो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ SML। मतलब SML में तो सब कुछ आता है, उसमें सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियो की बात करो तो फिर वो CML बन जाता है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दिस डिफरेंसेस, अलग अलग तरह से एग्जाम में आ सकता है, बराबर। ऑनलाइन अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, इसका फोटोग्राफ भी भेज देता हूं ग्रुप पे, जस्ट टू बी श्योर। ये लिख लो, फिर लास्ट क्विज पे चले जाओ। कितने क्वेश्चन है लास्ट क्विज में? 6 क्वेश्चन है ना, पहले 5 कर लो। Just write this down, go to the last quiz, solve the first 5 questions.
C. 7.2 plus 6. 13.2. C. बहुत पड़ता है सर 6 का आंसर देना है एक बार लेक्चर कर चुका हूँ भाई क्या ऑल आउट हुए नहीं आपने हो गए 117. मैं कीधुं ना सर ऐसा लंबा जो हुआ આપણા પ્રમાણે 24 હોવું જોઈએ અને ટીયુ આપણે જશે તો એટલે આપણું તો અંડર CAPM જે આપે છે that is 21 પથ્થર की એ આપે છે એટલા હોના चाहिए એટલું હોવું જોઈએ એટલું હોવું જોઈએ અને એટલું મળશે આપણો એસ્ટિમેટ આપણે જે કાઢીએ છે ને જેમાં 24% આપણે કે 24% મળશે તો યાદ રાખ CAPM એટલે કેટલું મળવું જોઈએ CAPM મળવું જોઈએ આટલું આપણે સપોઝ मैं कोई कोऑपरेटिव बैंक में एफडी रखने जाऊं तो आई विल आस्क माय सेल्फ कितना મળવું જોઈએ आई विल से SBI 7% दे रहा है तो इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है तो बोले 8.5-9% देना चाहिए उसके सामने 14% अगर दे रहा है तो assuming everything else is okay तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट उस टाइप की चीज है कोऑपरेटिव बैंक अच्छा दे रही है कुछ
9-9.5% दे रहे हैं, पैसा डाल सकते हैं, बट 5 लाख तक का लिमिट है। ऑनलाइन डन। क्लासरूम हो गया, डिस्कस करें। फर्स्ट लीस्ट एक्यूरेट, हाँ, नो वैल्यू इन्वेस्ट ऐसा नहीं, इट इज जस्ट दैट वो करेक्टली प्राइस है। फिर आर एम प्लस बीटा आर एम आर एम टाइम पास चल रहा है। थर्ड में भी 11 फोर्थ वाला जो है उसमें सीएपीएम के हिसाब से 16.8 सीएपीएम के हिसाब से, और हमारे 24%। सो इट्स अ गुड बाय इट अंडर प्राइस, राइट। और असली मजा कब आता है, जब बाय इट वाले दो ऑप्शन हो, एक में अंडर प्राइस और एक में ओवर प्राइस लिखा हो, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाय मतलब सस्ता, सस्ता मतलब अंडर वैल्यूड या अंडर प्राइस, ओके। शॉर्ट तो कंसेप्ट नहीं। सिमिलरली फिफ्थ में सीएपीएम से कितना रिटर्न आ रहा है, 12.9 समथिंग, ऑलमोस्ट 13, और इसमें हमको मिलने वाला है 12। तो यू शुड सेल इट, राइट, बिकॉज इट इज ओवर प्राइस। डू नॉट बाय इट, इट इज महंगा, ओवर प्राइस, ओके। लास्ट मैंने इसलिए बाकी रखवाया था कि ये सारे जो रेशियो होता है ना, देखो एक रेशियो तो हमने ऑलरेडी देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो दैट इज कॉल्ड शार्प रेशियो। उसको क्या बोलते हैं, शार्प रेशियो। हायर इज बेटर। कई बार अगर आपको कंपेयर करना है, कई बार म्यूचुअल फंड्स की साइड पे जाओगे ना, तो शार्प रेशियो दिया होगा, तो जिस फंड का शार्प रेशियो हायर है उसका परफॉर्मेंस बेटर है, ओके। फिर देखो यहां पे नीचे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब टोटल रिस्क। अगर हम सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क करें तो बीटा डाल देने का, तो ERP माइनस RF अपॉन पोर्टफोलियो का बीटा, तो इसका नाम है ट्रेनर रेशियो। इसका क्या नाम है, ट्रेनर रेशियो। अगेन हायर इज बेटर, ओके, फाइन। और हमने अगेन ऑलरेडी जो देखा ना अल्फा के अपना रिटर्न माइनस सीएपीएम का रिटर्न, मतलब आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, तो वो अल्फा को जेनसन्स अल्फा बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनसन्स अल्फा, ओके। जेनसन्स अल्फा पॉजिटिव इज गुड, ऑब्वियसली वो तो देखा ना हमने, नेगेटिव मतलब महंगा है, पॉजिटिव मतलब अच्छा है, राइट। और अगर कंपेयर कर रहे हो दो पॉजिटिव है तो हायर द बेटर, तो वो तो लगेगा ही हायर द बेटर, ओके। कौन सा रेशियो कब यूज करना चाहिए वो भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी चीजें कंपेयर कर रहे हो कि जो डाइवर्सिफाइड नहीं है, सपोज आपसे मैं पैसा लेता हूं, मैं बोल रहा हूं मैं 1 महीना मैनेज करता हूं और ये भी पैसा लेता है, राइट। ये बोल रहा है मैं भी 1 महीना कंपेयर मैं करूंगा, मैनेज करूंगा, और मैंने आपका पैसा 6 स्टॉक्स में डाला, इसने 8 स्टॉक्स में डाला, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी वांट टू कंपेयर कि किसने अच्छा किया। तो अब 6 स्टॉक का पोर्टफोलियो या 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो, दैट इज नॉट डाइवर्सिफाइड, वो डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, फुल्ली डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, मतलब उसमें दोनों रिस्क आएंगे, सिस्टमैटिक नॉन सिस्टमैटिक। सो यू शुड कंसीडर टोटल, तो आपको क्या करना चाहिए, शार्प, यू शुड यूज शार्प रेशियो,
बट उसके बदले अगर मेरा पोर्टफोलियो 50 शेयर का है, इसका पोर्टफोलियो भी 35 शेयर का है, तो देन इट इज डाइवर्सिफाइड। तो और अगर डाइवर्सिफाइड है तो व्हाट मैटर्स इज ओनली सिस्टमैटिक, तो फिर आपको ट्रेनर देखना चाहिए, बराबर। और अगर डाइवर्सिफाइड फंड्स है और दो फंड्स के बीटा सिमिलर है, सपोज मेरा भी डाइवर्सिफाइड है, इसका भी डाइवर्सिफाइड है, सपोज वी बोथ आर रनिंग लार्ज कैप फंड्स और मेरा बीटा 1.09 है, इसका 1.08 है, सिमिलर बीटा, तो फिर ज्यादा अच्छा किसका? तो उसके लिए जनरली अल्फा, जेनसन्स अल्फा, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। सर टाइप ऑफ रिस्क ऊपर, हाँ, वन मेन कंसीडरेशन इज टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है। तो क्विज में 6 वाला जो है वो क्या आएगा? एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, तो ट्रेंड, ठीक है। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? अच्छा, अभी पहले चैप्टर में हमने थोड़ा स्किप किया था, एक टॉपिक बाकी है, दो टाइप के रिटर्न, टाइम वेटेड और मनी वेटेड। So go to that LOS, इसके रिटर्न फर्स्ट चैप्टर जो है ना उसमें बी वाला LOS था, और इसके लिए कैलकुलेटर लगेगा, तो प्लीज बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर्स, मतलब टेक्सास BA2 प्लस या उसका ऐप, देखो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। फाइनेंस में जो रिटर्न निकालते हैं ना आपने, तो मैं सिंपल सिचुएशन दे रहा हूं कि मान लो T0 मतलब अभी मैंने 100 रुपया डाला इसलिए माइनस लिख रहा हूं, आई हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज। सपोज आफ्टर 1 ईयर आई गेट बैक 120। व्हाट इज माय रेट ऑफ रिटर्न? 20%। अपने को आता है ये 100 का 120 हुआ, यू आर अर्निंग 20 और 100, दैट इज 20%। नाउ व्हाट इफ यहां पे 100 डाला, यहां पे 70 मिला, यहां पे 50 मिला, बराबर? तो क्या है? तो देयर इज अ डिफिकल्टी, मतलब इट इज नॉट ऑब्वियस। हाँ, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं कि 100 डाले 120 मिला है, तो 20%, but it is spread out over 2 years, so around 10% per year, but that is not an exact answer। तो वो अगर आपको exact answer चाहिए तो फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है IRR का, इंटरनल रेट ऑफ
राइट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम ज्यादा सीखेंगे कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में, राइट, बट बेसिकली यही है कि इट्स अ रेट ऑफ रिटर्न, बट ऐसी कॉम्प्लेक्स मल्टी पीरियड सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। उसको निकालना मैन्युअली डिफिकल्ट है, बट हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है तो हम निकाल सकते हैं, राइट। और एक चीज है कि आईआरआर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कैश फ्लो। ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, कैश फ्लो, राइट। तो आप लोग क्या करो, अपना कैलसी निकालो, ओपन योर कैलसी, कैलसिया ऐप जो भी है, उसमें देखो सेकंड रो में सीएफ लिखा है, तो सीएफ प्रेस कर देगा, बराबर। और उसमें चांस है कि पहले का कोई वैल्यू डला हो, आपके कैलकुलेटर अभी नहीं होगा बट शायद ऐसा हो सकता है। तो सबसे लास्ट रो जो है ना, उसमें कॉर्नर में ऊपर लिखा है क्लियर वर्क, क्लियर वर्क लिखा है ऊपर, और जो भी चीज ऊपर लिखी होती है उसको एक्सेस करने के लिए सेकंड दबाना पड़ता है। तो सेकंड और वो की दबाने की, तो पुराना डेटा वॉश आउट हो जाएगा, समझ में है? पुराना जो भी अगर डेटा है तो वो फिलिंग हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, -100 है, -100 है, तो क्या करोगे, 100 टाइप करो, और फिर नीचे वाली जो फर्स्ट रो है उसमें थर्ड जो है बटन प्लस माइनस लिखा है वो प्रेस करो, तो -100 आएगा, और फिर ऊपर वाली फर्स्ट रो में एंटर, तब जाके इज इक्वल टू दिखाएगा कि भाई CF0 इज इक्वल टू -100, बराबर, गॉट इट। फिर डाउन एरो, डाउन एरो कर रहा है तो CO1 आ रहा है, CO1 में क्या डालना है, 70, तो 70 और एंटर, 70 और एंटर, देन अगेन डाउन एरो करोगे ना, तो F01 इज इक्वल टू 1 दिया ही है, तो नो प्रॉब्लम, ऐसा ही रखो। फिर से डाउन जाओ, CO, यस, समझाता हूं, और एग्जांपल करेंगे। फिर CO2 दिख रहा है, उसमें 50, एंटर, बराबर, यहां तक हो गया। अच्छा, जिन लोगों का नहीं हुआ, आप CO0 पे हो, CF0 पे, CF0 पे हो, उसमें 100 माइनस टाइप करो और एंटर, 100 नीचे वाला प्लस माइनस और एंटर, फिर डाउन एरो, CO1 आएगा, 70 टाइप, एंटर मतलब फर्स्ट रो, सेकंड, फर्स्ट रो ऊपर वाला मिला, हाँ, तो CO1 70 डाला इक्वल टू, एंटर हो गया। डाउन जाओगे तो F01 इज इक्वल टू 1 दिख ही रहा है, बराबर। फिर से डाउन गए तो CO2 आया, उसमें 50 और एंटर, उसमें 50 और एंटर, तो अपना काम हो गया, वी आर डन, ओके। एक बार इतना एंटर हो जाए, फिर देखो सेकंड रो में IRR लिखा है, तो IRR प्रेस करो, और ऊपर मैसेज आ रहा होगा कंप्यूट, तो CPT प्रेस करोगे ना, तो 13.8987, समझ लो। So this is the rate of return per year that you are making, समझ रहे हो? तो थोड़ा देखो, फाइन ट्यून करो, ये आंसर आना चाहिए। और फिर इन्होंने जो एग्जांपल दिया है ना, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, उसका डेटा पढ़ो। IRR का ही दूसरा नाम है MWRR, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज जस्ट अनदर नेम फॉर IRR।
तो एग्जाम्पल पढ़ो और ट्राई टू फिगर आउट कि कैश फ्लो क्या होंगे. The purchase of first share inflow to account. हैं? Purchase of first share है, $100 है. हाँ, એટલે આપણે $100 ગયા તો minus 100. Inflow है. સર કેશ ફ્લો शेयर આપણે પૈસા ગયા. સર -100 -120 और उनकी साइन मत देखना, उन्होंने उल्टा साइन दिया है. चलिए 132. -100 120 में प्लस डबल 260 हाँ. करते हैं डिविडेंड. dividend जीरो कुछ नहीं करना, जीरो कुछ छोड़ देना. तो dividend में क्या होगा? Dividend वो शायद से ये जो C01 है ना, उसमें तो माइनस करना. प्रेशर 120 -2. एक आ गया C01 में तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो परचेज ऑफ वो माइनस 100 डाल दिया. हाँ. ठीक है, फिर C01 आएगा. माइनस एंटर हाँ माइनस 100 हाँ यार ओके बाद में C01 120 माइनस वो एंटर के बाद नीचे डाल और प्लस 118 खाली फ्रीक्वेंसी में नहीं करवाऊंगा नीचे ओके चलो देखते हैं. Assume investor buys a share of stock for 100 at T0. तो T0 में 100 रुपया गया तो -100. At the end of year 1 she buys additional share 120. तो T1 -120. और अभी अपने पास 2 शेयर हो गए और दूसरे साल के एंड पे 130 पे बेच दिया, मतलब प्लस 260. ओके. और ये भी दिया है कि एवरी ईयर इट इज पेइंग $2 एज अ डिविडेंड. मतलब यहां तो एक ही शेयर था तो +2, मतलब ये -118. और यहाँ पे 2 शेयर्स थे तो +4, मतलब 264. तो ये अपने कैश फ्लो हो गए T0, T1, T2. अभी IRR करो. हमने जो यस बोलो. वो तेरे पास 2 शेयर है ना और एक शेयर $2 डिविडेंड दे रहा है. खबर पड़ी? हाँ. तो अभी IRR वाला जो फंक्शन है ना, CF करो, क्लियर वर्क करना पड़ेगा. 13.86. सिमिलर आंसर ही आ रहा है. और बुक में भी देखो की स्ट्रोक सारे दिए ही है. 13.86 है ना. हाँ. Understood?
बेचारे बोलते हैं बन के 10 बोल ये सही अच्छा है। Is this clear all of you? अच्छा, अब है ना देखो IRR तो ऐसी चीज है कि पूरा फाइनेंस IRR पे चलता है, राइट? कोई भी चीज होती है ना, सपोज मैं अगर बैंक में हूँ, बराबर, आप लोग कस्टमर हो और लोन लेते हो, तो आप लोग तो इंटरेस्ट रेट देखोगे, isn't it? कि भाई 8% पे लोन मिला के 10% पे, whatever, right? That is your interest rate. But as a bank मैं देखूंगा कि सपोज प्रोसेसिंग फी ले रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट महीने के पहली तारीख पे आ रहा है कि लास्ट तारीख पे आ रहा है, राइट? उसके साथ मैंने आपको इंश्योरेंस बेचा है, समथिंग समथिंग, तो कुल मिला के मैंने कितना अर्न किया परसेंटेज में, तो IRR. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? कि सपोज मुझे कोई रोड प्रोजेक्ट के लिए बिल्ड करना है, तो बोले कितना खर्चा होगा, पहले खर्चा होगा, फिर सपोज मेरा रोड हो गया, फिर मैं टोल कलेक्ट करूंगा, सपोज वो 15 साल के लिए करूंगा, तो अगेन कितना परसेंट मिला, तो IRR, राइट? तो उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है और उसमें जो मैनेजर होता है ना, उसका अगर परफॉर्मेंस आपको ट्रैक करना है, राइट? सपोज आई एम इन्वेस्टमेंट मैनेजर दिस अकाउंट, और मैनेजमेंट बोलता है कि देखो IRR 15% से ज्यादा हुआ ना तो बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, बराबर? तो अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना मैनेजर का, तो IRR मतलब MWRR is not a very good measure. What is the reason? The reason is IRR depends completely on cash flow, right? अब सपोज म्यूचुअल फंड मैनेजर है, तो उसके हाथ में कैश फ्लो नहीं होता है। अगर ओपन एंडेड फंड है, मार्केट भयंकर तेजी में है, तो लोग पैसा और डालेंगे, उसके पास तो इनफ्लो आएगा, वो थोड़ी मना कर सकता है। और मान लो मंदी है, मार्केट में सब डरे हुए हैं, तो सबको चाहिए पैसा, उसको बेचना पड़ेगा, आउटफ्लो भी हो सकता है। तो वो जो प्लस माइनस हो रहा है कैश फ्लो, वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सीधा असर IRR पे पड़ता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मेजर करना है, तो इंस्टेड ऑफ MWRR दे यूज TWRR। TWRR में आपको एक ही चीज याद रखने की कि क्वांटिटी ऑफ शेयर भूल जाओ, आपको सिर्फ क्या देखनेगा कि एक जो शेयर है या एक जो यूनिट है उसका प्राइस परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट इज द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल यूनिट। तो जैसे सेम डेटा है, अगर मैं एक ही शेयर का बात करूं, राइट, तो मेरा डेटा कैसा है कि T0 पे भाव क्या था 100, T1 पे भाव क्या हुआ 120 प्लस 2 डिविडेंड मिला, और T2 पे क्या हुआ भाव 130, अगेन $2 डिविडेंड। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि पहले साल का सिंपल रिटर्न निकालो। सिंपल रिटर्न निकालते ना अपने, अभी नहीं निकाल रहे थे कि 100 का 122 हुआ, 120 हुआ और ₹2 डिविडेंड ऑन अ बेस ऑफ 100, तो 22% हुआ, बराबर। और यहां से यहां तक 120 का 130 प्लस $2 डिविडेंड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 120, तो ये 10% आएगा। मतलब हर एक साल का अलग अलग रिटर्न निकालने का, और फिर ये जो रिटर्न है ना 2 या 3 या जितने भी है उसका एवरेज। लेकिन कौन सा एवरेज? ज्योमेट्रिक एवरेज, इसका ज्योमेट्रिक एवरेज, हाँ, कंपाउंडिंग वाला। तो 22% और 10% का ज्योमेट्रिक एवरेज कैसे निकलेगा? 1.22 इंटू 1.10, 2 है इसलिए रेस टू हाफ, लास्ट में -1। ओके, तो करके देखो कितना आ रहा है। $15.84। 15.84%।
This is your time weighted rate of return. समझ में आया? तो पुरानी बुक में जो फर्स्ट क्विज है उसका पहला क्वेश्चन, और नई बुक में नई बुक में भी जो पहली क्विज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन उतना कर लो। स्मॉल कैप बराबर है। पैसा कमाने का आइए हुआ? Got it all of you? क्या है आंसर? 23.8 23.8। ऑनलाइन आ गया ऑल ऑफ यू? हाँ कर लो। So that is risk and return. ऑनलाइन वीडियो बंद कर रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन किसी को सर आपका जनरल सर्टिफिकेट माइनस 41.82